हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ, राम राम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे, खुश होंगे, मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे मेरी तबीयत अब पहले से बहुत सही हो चुका है। मैं पहले से बहुत सही हो चुका हूँ। मैं पहले ही सॉरी कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत बहुत टाइम तक स्टोरी नहीं डाला, पर मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मेरे चैनल पर कुछ कुछ स्टोरियाँ पड़ी हुई है जिनको मुझे रिन्यू करना है। इस चीज़ को लेकर मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा दुख में हूँ कि हाँ, मुझे भी करना है। मुझे भी ऐसा पसंद नहीं है कि मेरे ऑडियंस उन लोगों को, मेरे दोस्तों को पसंद नहीं आ रहा। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने की वजह से मेरा मतलब मैं क्या कहूँ, इतना बुरा हालत था मेरा। पर मैं अब पहले से बहुत ही ज़्यादा सही हो चुका हूँ। तो इस बार मैं आप सभी लोगों के लिए ले आया हूँ एक न्यू स्टोरी। मैंने अभी तक मेरे चैनल पर कोई ऐसी स्टोरी नहीं लाया जिसकी एंडिंग सैड हो। मुझे खुद भी ना ज़्यादा सैड एंडिंग वाली स्टोरी पसंद नहीं है, पर कुछ कुछ स्टोरी ऐसी होती है ना जिनका एंडिंग हम बहुत ही ज़्यादा खुशहाल नहीं कर सकते। हमारा कैरेक्टर इसमें अगर कुछ ज़्यादा गलती कर देना तो हम चाह कर भी ना उसे सुधर नहीं सकते। हमारी ये स्टोरी भी कुछ ऐसा है। हमारे कैरेक्टर ने शायद कुछ ऐसा गलती, कुछ ऐसा गलत फहमी किया है जिसकी वजह से ना वो चाह कर भी खुद को सुधर नहीं सकता। ऐसा एक सिचुएशन आ चुका है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये स्टोरी आपको कुछ सिखाएगा, कुछ सीखने के लिए आज की स्टोरी। मैं थोड़ा टाइम लेकर कह रहा हूँ, पर मैं फिर भी कहना चाहूँगा, कुछ कुछ स्टोरियाँ हमें सिखाती है कि हमें सही टाइम पर सही चीज़ों को जानकारी लेना चाहिए। हम ऐसे इंसानों से प्यार करते हैं जो हमारे प्यार पाने का हक नहीं रखता, और उसने हमें वो प्यार दिया है जिस प्यार के लायक हम है नहीं। तो कुछ ऐसा ही है हमारी आज की स्टोरी। मैं इसके बाद और एक दुख भरी स्टोरी लाऊंगा जिसमें हमारा हीरो, जो हमारा विंग, उसके ऊपर बहुत ही टॉर्चर करेगा। उसे गलत फहमी होगा कि हाँ, उसने गलत किया है, फिर जाकर वो खुद को सुधारेगा। पर ये जो स्टोरी है थोड़ी अलग है। अगर आप लोगों ने फिर कमेंट किया तो मैं इसका सेकंड पार्ट ला सकता हूँ, पर फिलहाल अभी के लिए आप लोगों को सिर्फ यही पार्ट ही सुनाऊंगा। तो ज़्यादा देर नहीं करूँगा, हमारी आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारा आज की स्टोरी का नाम है लास्ट स्प्रिंग। मैं उम्मीद करूँगा ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और नहीं आया तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। हम देखते हैं एक शादी वाला सीन। वहाँ पर अभी एक लड़का अपने साथ और 2 या 3 लड़के को साथ लेकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से भाग कर आ रहा है। उसका शायद अभी कोई एक काम है, कोई एक काम उसे करना होगा। ये बात बोलकर वो वहाँ से जा रहा है। अभी वो शादी के गेट के वहाँ पर पहुँच चुका है। उसके सारे दोस्त मिलकर अंदर पहुँच चुका है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर वांग जी, यानी कि लैनसन, वो ना जहाँ पर दुल्हन बैठा हुआ है वहाँ पर जाकर पहुँच चुका है। अभी वो दुल्हन के सामने आकर बैठ गया। लूसी, उसके सिस्टर के बारे में उसे अभी इस वक्त याद आ रहा है। उसकी सिस्टर ने कहा था कि अपने प्यार को सही टाइम पर तो पा सकता है, बस कभी उसे ये कह देना, मेरे साथ चलो, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा। वांग जी को इस वक्त उसकी सिस्टर लूसी की बात याद आ रहा है। लूसी इस वक्त चाइना में नहीं है, वो अभी इस वक्त चाइना के बाहर पढ़ाई कर रहा है, पर वांग जी उससे हमेशा बात करता है। वांग जी एक नटखट बड़ा स्टूडेंट जो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करता नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में हमेशा वो ज़्यादा बदमाशी करता है। उसकी कॉलेज लाइफ पे एक लड़की आई थी, सूजी, जिससे ना वांग जी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। इन दोनों का बहुत ही एक पुराना सा हिस्ट्री है जो हमें बाद में पता चलेगा। अभी सूजी लैनजन के सामने बैठा हुआ है। सूजी के चेहरे पर स्माइल है, कोई दुख नहीं है। उसका फेस देखकर ये समझ में आ रहा है कि उसको ना इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है। वांग जी सूजी के सामने खड़ा हुआ है। वो कह रहा है, मुझे पता है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था। वांग जी अभी इस वक्त कहना चाहता है कि चलो ना दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, पर उसने सूजी का मुंह जैसे ही देखा,
उसको पता चल गया कि सूजी को इस शादी से कोई भी एतराज़ नहीं है। वो बहुत ही खुश है इस शादी से। शायद ओमजी गलत कर रहा है। सूजी इस वक्त ओमजी को देख रहा है और स्माइल कर रहा है। ओमजी के दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो ना कह नहीं सकता उसके अंदर इस वक्त कौन सी फीलिंग आ रहा है। ओमजी कह रहा है, तुम हमेशा मुझे कॉलेज में, स्कूल में एक बात कहते थे कि सही टाइम पर अपना फ्यूचर सही करो। आज अगर मेरा कोई फ्यूचर होता, अगर मेरे पास अगर आज सब कुछ होता, तो आज तुम मेरे होते शायद। कैसा कैसा सिचुएशन आ चुका है। अगर मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाता तो शायद आज तुम मेरे होते। सूजी उसे देखकर हंस रहा है और कह रहा है, छोड़ दो ना ये सब बात। वैसे भी आज मेरी शादी है। मैं चाहता हूँ तुम मेरा बहुत एक अच्छा दोस्त बनकर रहो। ओमजी उसको पता है जिस चेहरे को आज वो देख रहा है वो कभी भी उसका नहीं होगा। शायद सूजी उसका पहला प्यार है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा, पर आज अपने आंखों के सामने इस प्यार को किसी और को देखना पड़ेगा। ओमजी के दिल में बहुत दर्द था। सूजी को वो बहुत पहले से प्यार करता है। अब क्यों करता है ये हमें बाद में पता चलेगा। उस दिन ओमजी वहाँ से खाली हाथ चला आया। उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द था, जो दर्द वो किसी को बता नहीं सकता। अपने आंखों के सामने अपने ही प्यार को किसी और को हाथ में देखना, ये सबसे ज़्यादा दर्द और सबसे बड़ा दुख भरा सीन है। पर फिर भी ओमजी ने उस चीज़ को देखा जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। ओमजी अपने घर में आ चुका है। वो इसी दुख में रहता है। उसके मॉम डैड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं उनका बेटा ऐसे दुख में रहे। उन लोगों ने एक चीज़ डिसाइड किया, अगर कोई अच्छा एक ओमेगा के साथ उसकी शादी करवा दी जाए तो बहुत अच्छा होता। मिस्टर लैन और मैडम लैन दोनों यही बात सोच रहे थे। उनका फैमिली का हालत इस वक्त ज़्यादा अच्छा नहीं है। उनका बिजनेस सही से चल नहीं रहा। मिस्टर लैन और मैडम लैन ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है। सूजी वो ना एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग करने वाला लड़की है। इतनी आसानी से और इतनी सुंदर तरीके से एक्टिंग कर सकता है, कोई पकड़ ही नहीं सकता। असल में ना ऐसा कुछ नहीं है। शायद उनकी फैमिली का हालत सही नहीं है, इसलिए सूजी ने कोई अमीर लड़के के साथ शादी करना ही सही सोचा। उनकी फैमिली का हालत जो इस वक्त थे, मिस्टर लैन मैडम लैन से कह रहे थे, अच्छा अगर हम ओमजी की शादी करवा दें तो शायद वो सूजी को भूल जाएगा। उसकी शादी करवाना ही शायद सही रहेगा। मैडम लैन भी इस बात से एग्री करते हैं। अब शादी कहाँ से करवाएं? उनके दिमाग में एक ही पर्सन का नाम आ रहा था इस वक्त, जियांग फेमियन। उनका तो एक ओमेगा बेटी है और उनके पास एक ओमेगा बेटा भी रहता है। अगर उन दोनों में से किसी एक के साथ शादी करवा दी जाए तो शायद ओमजी उसे बहुत ही खुश रखेगा, वो सूजी को भूल जाएगा। हम देखते हैं दूसरी ओर का सीन। इस वक्त जियांग फेमियन के घर हुइंग, जिसके मॉम डैड की बचपन में ही डेथ हो चुका था, और उसके अंकल आंटी के साथ रहते थे। उसके अंकल और आंटी ने उसे कभी भी ज़्यादा प्यार नहीं दिया, हमेशा नफ़रत भरी नज़रों से देखता था। हुइंग जिसका किस्मत कभी भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर हुइंग ना एक पर्सन से प्यार करता था। कौन सा पर्सन आप समझ ही सकते होंगे, बाद में बता दूंगा। हम देखते हैं इस वक्त जियांग फेमियन और मैडम यू को। वो हुइंग के सामने बैठा हुआ है। मैडम यू हुइंग को कह रहा है, मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हें पोसा है, तुम्हें बड़ा किया है। अब तुम्हें एक वक्त मिल रहा है हमारा इस कर्ज को चुकाने का। लैन फैमिली से, उनके बेटे लैन जैन से मेरी बेटी, उसकी शादी फिक्स हो चुकी है, पर मैं उस लैन जैन से शादी करवाना नहीं चाहता। वो पहले से ही किसी और को प्यार करता है और मेरी बेटी अगर वहाँ पर जाए तो उसकी ज़िंदगी नरक बन जाएगा। अगर तुम वहाँ पर जाओगे हुइंग, तो तुम चाहते थे ना मैं तुम्हें माँ जैसा प्यार करूँ। मैं सच में तुम्हें ऐसा प्यार करूँगा, तुम्हें हर खुशी दूँगा, हर हक दूँगा। हुइंग जाओगे?
ओइंग ने जैसे ही लैंजन का नाम सुना, जिस लैंजन को वो कॉलेज के टाइम से पसंद करता है, उसने 2 बार लैंजन का जान भी तो सेव किया है, अगर उसे फिर मौका मिला तो फिर से करेगा। ओइंग ने हाँ कह दिया, पर शायद ओइंग को पता नहीं है ओइंग कौन सा गलती कर रहा है। ये शादी शायद उसके लिए सही ना भी हो सकता है। लैंजन के मॉम डैड उन लोगों ने एक तरीके से ज़बरदस्ती सही पर लैंजन की शादी ओइंग से करवा दिया। लैंजन इस शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो प्यार तो सिर्फ और सिर्फ सूजी से ही करता है, तो उसे छोड़कर वो और किसी से शादी करना बिल्कुल नहीं चाहता। ओइंग उसका शादी कभी भी उसे सुकून नहीं मिला। शादी के 1 महीने तक लैंजन ने कभी भी ओइंग को सही से नहीं देखा, उससे बात भी नहीं करता था। लैंजन गुस्से में रहता था, अपना काम करता था। अगर ओइंग थोड़ा सा भी बात करने की कोशिश करे लैंजन से, तो लैंजन उससे बात नहीं करता था। 1 महीने बाद, अब बहुत टाइम बाद, लैंजन का हीट चालू हो चुका है और ओइंग ने उस टाइम लैंजन का मदद किया और फिर जाकर ओइंग प्रेग्नेंट हो चुका। करीब 1 साल बाद ओइंग ने एक प्यारे से बेबी को बर्थ दिया, बेबी बॉय, जिसका नाम ओइंग ने आयोन रखा था। अब ऐसा लग रहा था शायद लैंजन ओइंग से प्यार करना शुरू कर दे, पर ये ओइंग की गलत फहमी थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लैंजन ओइंग से प्यार नहीं करता था, पर वो ना एक चीज़ करता था ज़बरदस्ती ओइंग के साथ। उसका जब भी मन करता वो ओइंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता था, क्योंकि ओइंग ने इससे पहले ही उसके हिट के दौरान लैंजन के साथ इंटीमेट हो चुका है। तो लैंजन अब जब भी उसका अल्फ़ा हिट आता है और वो गुस्से में रहता है, उसको जब भी अच्छा नहीं लगता, वो ओइंग से एक तरीके से ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है। ओइंग कभी भी अपने हस्बैंड को ना नहीं कहता। ओइंग एक ओमेगा है, ओंग जी एक अल्फ़ा है। एक अल्फ़ा का ये हक है कि वो अपनी ओमेगा के ऊपर हर तरीके से अपना प्यार दे, पर शायद ओंग जी ओइंग से कोई प्यार नहीं करता। उसको बस अपनी फिज़िकल नीड ही पूरा करना है, वो ऐसा ही करता है। ओइंग कभी भी कुछ नहीं कहता, पर ओंग जी इसमें ही रुकने वाला नहीं है। वो ना बात बात पर ओइंग को मारता है। अगर ओइंग ने एक छोटा सा भी गलती कर दिया, खाने में अगर नमक कम हो गया, खाना अगर थोड़ा सा भी जल गया, तो बात बात पर वो ओइंग को मारता है। कभी ओइंग को बेल्ट से मारता है, या तो उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देता है, उसके बाल पकड़ता है, या तो कभी उसे बहुत ही ज़ोर से स्लैप करता है। ओंग जी उसे मेंटली और फिज़िकली हर तरीके से टॉर्चर करता है। ओंग जी अपना जितना सारा गुस्सा वो हमेशा ओइंग के ऊपर निकलता है। आज ओइंग ने बहुत ही प्यार से खाना बनाया है। वो बैठा हुआ है ओंग जी के लिए। ओंग जी बहुत रात तक बाद अपने ऑफिस से यहाँ पर आए हैं। अभी ओंग जी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठा ही है। उसने जैसे ही खाने का एक निवाला अपने मुंह में लिया, खाने में ना आज जैसे तैसे हो नमक थोड़ा सा कम हो चुका है। ओंग जी को उसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो बहुत ही गुस्से में आ चुका, उस खाने को तुरंत ज़मीन पर पटक दिया और ओइंग का बाल बहुत ही ज़ोर से पकड़ लिया। ओइंग कहना चाहता था, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए। ओंग जी कह रहा है, क्या रे, हाँ मेरे घर में रहता है, मेरे पैसों से पला बड़ा रहता है, मेरा खाना खाता है, और खाने में इतना नमक कम। तुझे पता है ना मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, फिर भी तुझे रोज़ रोज़ गलती करना पसंद है कि मैं तुझे इतना मारता हूँ, इतना टॉर्चर करता हूँ, फिर भी तेरा मन नहीं भरता। ओइंग की आंखों में आंसू था। ओंग जी ने बहुत ही जोर से बाल पकड़ा था। ओइंग की आंखों से आंसू निकल रहा था। ओंग जी कहता, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा, तू ऐसे बात नहीं मानेगा, तू मुझसे डरता नहीं है ना, चल आज बताता हूँ डर किसे कहते हैं। ओंग जी एक तरीके से ओइंग का बाल पकड़ के उसको ज़बरदस्ती खींचते ले आ रहा है। फिर अपने बेडरूम में ले आकर ओइंग को एक तरीके से बेड के ऊपर फेंक दिया। दरवाज़ा बंद करके ओंग जी खुद के कपड़े को रिमूव करना शुरू कर दिया। ओइंग को पता है ओंग जी इस वक्त उसके साथ क्या करने वाला है।
ओइंग को ना इस वक्त डर लग रहा है। वांग जी उसे जानवरों की तरह नोच कर खाता है। वांग जी ने वही किया, ओइंग को अपने करीब कर लिया। उसने ओइंग को कोई किस नहीं किया, कोई हग नहीं किया, सीधा उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर दिया और ओइंग उसके मुंह पर स्लैप मार रहा था, उसके पूरे बॉडी पर नोच रहा था, काट रहा था। पर आज ओइंग शांत है। ओइंग कुछ कह ही नहीं रहा। इतने सालों में सब कुछ सहन करते करते ओइंग का ना आदत हो चुका है। वांग जी को सुकून नहीं मिल रहा। वो चाहता है ओइंग चीखे, ओइंग चिल्लाए, ओइंग तड़पे, तभी तो उसको सुकून मिलेगा। वांग जी बहुत ही जोर से ओइंग के गालों पर दो सलाह मारा और कहने लग गया, क्या हुआ, चीख नहीं रहा? हाँ, आज क्या हुआ तुझे? अच्छा चीखेगा नहीं। ये क्या कर वांग जी बहुत जोर से ओइंग के गालों पर और एक सलाह मारा और उसके बॉडी पर बाइट करना शुरू कर दिया। ओइंग दर्द के मारे अब खुद को रोक नहीं पा रहा और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है। वांग जी को आखिरकार सुकून आ गया। वांग जी जैसे ही सेटिस्फाई हो गया और तुरंत ओइंग से अलग होकर वॉशरूम में चला गया और बात लेना शुरू कर दिया। ओइंग बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ था, उसके आंखों में आंसू था। वांग जी ने अपना गुस्सा शांत कर लिया, फिर जाकर पास में अपने रूम में जाकर वहाँ पर सो गया। ओइंग वहीं पर लेटा हुआ है, बॉडी में बहुत ही दर्द हो रहा है, पर फिर भी वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर वहीं पर सो गया। हम देखते हैं सुबह का सीन। आयोन स्कूल चला गया है, वांग जी ऑफिस जाने वाला है। अचानक ओइंग वांग जी के पास एक कटोरा सूप लेकर आया। वांग जी ने इस वक्त सूप जैसे ही खाया, वो सूप बहुत ही ज़्यादा गर्म था। वांग जी का मुंह जल गया। वांग जी बहुत ही गुस्से में आ गया। उसने सूप के कटोरी को लेकर ओइंग के मुंह के ऊपर फेंक दिया और फिर ओइंग को कहा, इतना गरम सूप कोई कैसे पी सकता है? कि मुझे मारना चाहता है तू? हाँ, जानबूझकर मेरी ज़िंदगी में आया। ये कहकर वांग जी बहुत ही गुस्सा हो गया। ओइंग चुपचाप था। ओइंग अभी वहाँ से ऊपर चला गया। वांग जी का एक फाइल लगा वांग जी के हाथों में दिया। ओइंग के चेहरे पर स्माइल था। वांग जी गुस्से में ही हो और जैसे ही हो वो वहाँ से चला गया। अभी शाम के टाइम वांग जी घर आया है। उसने उस फाइल को ओइंग के हाथों में दिया, पर ओइंग से गलती से वो फाइल नीचे गिर गया। अभी वहाँ पर थोड़ा पानी गिरा हुआ था, इसमें से एक कागज़ उस पानी में गिरकर वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। वांग जी को इस वक्त बहुत ही गुस्सा आ गया। वो गुस्से में अभी उसका ध्यान नहीं है कि वो करे क्या या नहीं करे। उसने तुरंत अपने पैंट से बेल्ट को बाहर निकाला और फिर उस बेल्ट से ओइंग को मारना शुरू कर दिया। वांग जी उस बेल्ट से ओइंग को तब तक मार रहा है जब तक ओइंग की पूरी बॉडी में हर जगह खून निकलना शुरू कर न दे। वांग जी जब पूरी तरीके से थक गया तब जाकर वो नीचे बैठ गया। ओइंग ना धीरे धीरे उठ गया है। उठकर फिर वो अभी किचन में जाकर एक गिलास पानी लाकर उस पानी को वांग जी के हाथों दिया और कहने लग गया, पानी पी लीजिए, आपको प्यास लगा होगा। वांग जी ना हैरान हो रहा है, आखिर इस ओमेगा कौन सी चीज़ से बना हुआ है? मैं उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करता हूँ, इतना नफरत करता हूँ। अभी बेल्ट से मैंने उसे इतना मारा और मुझे ही पानी ला कर दे रहा है। वो इनके चेहरे पर स्माइल था। शायद अंदर से वो दर्द में है, पर फिर भी वो खुश है। वो इन अपने मन ही मन कह रहा है, भले ही आप मुझसे नफ़रत करते हो, मुझे प्यार नहीं करते, पर फिर भी मैं सहन कर लूँगा। आप नफ़रत ही करो या कुछ और ही कहो, पर मेरा एक पहचान है, मैं आपकी ओमेगा हूँ। वो इन इसी बात को लेकर ही खुश है। शायद यही उसकी किस्मत है। प्यार कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है। उसके अंकल आंटी भी तो ऐसे ही थे, गुस्से में आकर उसे डांटते थे, पर वो बात अलग है, शायद उसके अंकल आंटी ने कभी भी ऐसे मारते नहीं थे। वो इनको ना एक बात याद आ रहा है, उसकी आंटी ने उसे कहा था, जब तेरा शादी हो जाएगा ना, तब हमारे साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो इनकी शादी को करीब 7 साल हो चुका है। इन 7 सालों में ओइंग ने अब तक अपने अंकल आंटी से एक बात भी नहीं किया है।
जब उसका शादी हुआ वो यहाँ पर आ चुका है। उसके सास और ससुर यानी कि मिस्टर लैन और मैडम लैन ज़्यादातर बाहर अपने काम ही रहता है। ओइंग ने सुना है ओंग जी का एक सिस्टर है पर वो बाहर रहता है, बाहर पढ़ाई करता है, वो बाहर ही सब काम करता है। उस सिस्टर को उसने कभी भी देखा नहीं है, सिर्फ सुना है कि उसका नाम लूसी है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओमेगा है। वो चाहता है ओमेगा कमज़ोर ना हो, ओमेगा अपने लिए लड़ाई करे। पर क्या लूसी को पता नहीं है कि उसी के घर में एक ओमेगा है जो हर टाइम इस अल्फ़ा से कितना ज़्यादा दुख भरी सिचुएशन में रहता है। क्या पता नहीं है उसे, या वो जानकर भी ना जानने की तरह रहता है, वो इनको पता नहीं। वो ये सब सोच रहा था। ओंग जी का ये हक हो चुका है, वो हर टाइम वो इनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। आज ओइंग ने एक नया चीज़ डिस्कवर किया। ओंग जी के रूम में अभी ओइंग गया है, वहाँ पर ओंग जी की डायरी, उस डायरी पर अभी एक फ़ोटो, ये फ़ोटो तो हाँ ओइंग ने देखा है, ये तो सूजी का है। अभी ओइंग ओंग जी का डायरी पढ़ रहा है पर इसमें तो लिखा गलत है। ओइंग को जितना पता है ओंग जी का जान तो ओइंग ने बचाया था। अभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। ओइंग तब कॉलेज में नया गया है। उसके अंकल आंटी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे वो कॉलेज में जाए, पर यान ली ओइंग से बहुत ही प्यार करता है। वो कभी भी ओइंग को बाहर का नहीं समझता। यान ली चाहता था ओइंग भी इसके साथ कॉलेज में जाए, पढ़ाई करे। ओइंग ने ना उस दिन पहली बार एक लड़के को देखा था, जो लड़का बास्केटबॉल खेल रहा था। उसने एक शॉर्ट पैंट और एक शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यान ली ओइंग को कह रहा है क्या देख रहा है। ओइंग कह उठा नहीं कुछ नहीं। अभी यान ली कह उठा उसके कानों में धीरे धीरे, तुझे पता है ये कौन है? लैन फैमिली का बड़ा बेटा लैन जैन। उसका एक सिस्टर भी है, अकेला है ना, बहुत सुंदर। हर लड़कियाँ उसके पीछे पागल है। पर तुझे क्या बताऊँ, उसकी फैमिली की हालत इस वक्त सही नहीं है। कुछ लड़कियाँ भाव देती है, कुछ नहीं देते। ओइंग ना तब से छुप छुप के लैनजन को देखता था। पता नहीं क्यों ओइंग को लैनजन को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एक दिन ओइंग स्विमिंग पूल के पास से जा रहा था। लैनजन को स्विमिंग करना नहीं आ रहा था, वो पास से सिर्फ जा ही रहा था। पर अचानक उस टाइम लैनजन स्विमिंग पूल में गिर गया। ओइंग तुरंत जाकर लैनजन को वहाँ से उठाया और फिर उसे बाहर लेकर उसके चेस्ट पर पुशअप करना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही लैनजन को थोड़ा होश आने वाला है, वहाँ पर यान ली आ चुका। यान ली उनको कहता ओइंग अभी घर जाना है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, चलो। वहाँ पर उस टाइम एक दूसरी लड़की थी सूजी। ओइंग ने उस लड़की को ये कहा, अच्छा तुम एक काम करना, इनका ध्यान रखना, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर ओइंग वहाँ से चला गया। हम कुछ और टाइम बाद का सीन देखते हैं। फिर कम से कम 6 महीने बाद एक दिन लैनजन अभी रात के टाइम वहाँ से जा रहा था। अचानक कुछ गुंडे उनके सामने आ चुके। वो लैनजन को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था। पर वहाँ से जब ओइंग जा रहा था, ओइंग बहुत ही ज़ोर से चीख उठा और आसपास के आदमी को बुलाना शुरू कर दिया। ओइंग ने तब उसके पास एक रुमाल था, उस रुमाल लेकर ओंग जी के हाथों को एक साइड चोट लगा था, वहाँ पर उस रुमाल से बांध दिया और ओंग जी का जितना हो सके सही से इलाज करवाया। पर ओइंग को ना उस वक्त भी जल्दी घर जाना है, तब शाम हो चुका है। अगर घर जाने में देर हो गया तो अंकल आंटी बहुत गुस्सा करेंगे। उस वक्त ओइंग किसी को पहचानता नहीं था, उसके दिमाग में सिर्फ सूजी ही था। उसने सूजी के पास गया और कहा तुम इनका ध्यान रखना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओंग जी को शायद ऐसा गलत फहमी हो गया कि सूजी ने उसकी जान बचाया था, या ऐसा भी हो सकता है शायद सूजी ने खुद बताया ओंग जी को कि हाँ मैंने तुम्हारा जान बचाया है। इस चीज़ को लेकर ओंग जी सूजी के पीछे हमेशा पड़ा रहता था। सूजी कभी भी ओंग जी को भाव नहीं देता था, या तो कभी उसे एक दोस्त की तरह मानता था या उसे एक पर्सनल टूल की तरह यूज़ करता था। उन दोनों का रिश्ता कभी बहुत ही कुछ ज़्यादा खास नहीं था, पर एक अच्छे दोस्त की तरह था। पर ओंग जी सूजी को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। ओइंग
इस डायरी को अभी पढ़ लिया। ओइन को ही पुराने दिनों की याद आ रहा है, पर ओइन ऐसा कुछ भी कहना नहीं चाहता ओंग जी से। ये बहुत ही अजीब तरीके का किस्मत है। जिस पर्सन से वो प्यार करता था मन ही मन, उससे ही उसका शादी हुआ है, पर वो पर्सन उसे प्यार नहीं करता। आज इतने सालों बाद, करीब 7 साल बाद सूजी वापस आ चुका है अब्रॉड से। सूजी के गोदी में इस वक्त एक 4 साल का बेबी बॉय है। उसका पहली बार जब शादी हुआ था, उसके हस्बैंड के साथ उसका रिश्ता कभी भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। फिर उसका डिवोर्स हो चुका, फिर जाकर उसने किसी दूसरे और से शादी किया था। पर ये बात कहना मुश्किल है, उसके हस्बैंड ने उसके साथ चीट किया या सूजी ने चीट किया, कहना मुश्किल है। पर फिर भी दूसरी बार जब उसका शादी हुआ, फिर डिवोर्स हो चुका और आज 7 साल बाद सूजी यहाँ पर वापस आ चुका है। सूजी ने अब पता चल गया है कि ओंग जी, उसके फैमिली का हालत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पता नहीं क्यों, पर सूजी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि ओंग जी ने शादी कर लिया है। पर जैसे ही उसने ओंग जी के बारे में बस थोड़ा सा सर्च किया, उसे पता चल गया कि ओंग जी ओंग से कितना ज़्यादा, जान से भी ज़्यादा नफरत करता है। अभी ओंग अपने बेटे आयोन के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। शायद थोड़ी देर बाद ओंग जी आ जाएगा। आयोन कहना शुरू कर दिया, मम्मा पापा कब आएंगे? ओंग कहने लगा, अभी थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। अभी ओंग जी वहाँ से आ रहा है। उसके गोदी में एक बच्चा बैठा हुआ है और पास में लूसी उसके साथ आ रहा है। अभी ओंग कह उठा, आप आ गए, आइए बैठिए। ओंग जी कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा। वो वहाँ पर जाकर बैठ गया। खाना सभी लोग चुपचाप खा रहे हैं। ओंग पास में चुपचाप खड़ा हुआ है अपने बेटे के साथ। वो ओंग जी के साथ खाना नहीं खा सकते, उनका वो हक नहीं है। ओंग जी अपने हाथों से सूजी को खाना सर्व कर रहा है, उस बच्चे को खिला रहा है। आयोन छोटा बच्चा, जिसका उम्र करीब 6 साल, वो ना इस चीज़ को देख रहा है। उसे भी तो अपने डैड का प्यार चाहिए। उसके डैड अगर उसको ऐसे प्यार करते तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। अभी आयन कह उठा, डैड आप मुझे ऐसे खाना क्यों नहीं खिलाते हैं? ओंग जी बहुत ही गुस्से में आ गया। कहने लगा, मैंने तुम्हें मना किया है ना, मुझे डैड कहकर बिल्कुल भी मत बुलाना। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मुझे डैड कहकर बुलाओ। ये बात जैसे ही ओंग ने सुना, ओंग को बहुत ही बुरा लग रहा था। आयन ओंग जी को डैड कहना चाहता है, पर ओंग जी ने वो हक उसे नहीं दिया। अभी पास में सूजी ये बात कह उठा, वैसे तुम्हें मैं कुछ कहना चाहता था ओंग जी, क्या तुम मेरी बात रखोगे? ओंग जी कहता, हाँ बताओ ना, कौन सी बात है? लूसी कह उठा, वैसे लूशिया का डैड तो है नहीं, क्या वो तुम्हें डैड बुला सकता है? ओंग जी कहता, हाँ वो मुझे डैड बुला सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। अभी इस वक्त रात का टाइम हो चुका है। ओंग जी सूजी को कह रहा है, तुम अगर चाहो तो आज रात रुक सकते हो यहाँ पर। सूजी को कहा, हाँ मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रुकना चाहता था। वैसे तुम क्या सच में अब मुझसे प्यार नहीं करते? ओंग जी पता नहीं, पर उसकी शादी हो चुकी है 7 साल है। अगर इस वक्त वो किसी दूसरे और के साथ रिश्ता करे तो ये तो धोखा ही हो चुका। ओंग जी कह उठा, नहीं कह सकता, पर ये बात कह सकता हूँ, मेरी अब शादी हो चुकी है। भले ही मैं उससे प्यार करूँ या ना करूँ, मेरा एक बेटा भी है। इस वक्त सूजी कह उठा, पर मैं क्या करता? मेरे डैड ने ज़बरदस्ती उस टाइम मेरी शादी करवा दी थी। अगर मैं तो तुमसे ही प्यार करता था। ओंग जी कह उठा, मैं नहीं कह सकता तुम क्या कहना चाहते हो, क्या कहना नहीं चाहते, पर मेरी शादी हो चुकी। पर मैं ये बात कह सकता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, पर शायद इससे ज़्यादा हमारा रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पर सूजी को जैसे भी करके हो इस वक्त ओंग जी को फंसाना है। सूजी अभी बाहर गया, उसने एक जूस के अंदर कुछ ड्रग्स के पाउडर मिला दिया और ओंग जी को जैसे ही दिया, ओंग जी ने उसको जैसे ही पिया, उसके अंदर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस हो रहा था। सूजी अब जानबूझकर ओंग जी के करीब आ रहा है, पर पता नहीं क्यों ओंग जी के अंदर का जो अल्फ़ा है
वो अल्फ़ा उसे बार बार कह रहा है, नहीं तुझे लॉयल रहना होगा, तू कभी भी किसी दूसरी और को टच नहीं कर सकता, तेरा शादी हो चुका है। ओंग जी ने जैसे तैसे करके वो सूजी को धक्का दिया और कहा, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर ओंग जी वहाँ से चला गया। कोई अपने रूम में सोया हुआ ही है। अभी दरवाज़ा कोई बहुत ही ज़ोर से खटखटा रहा है। ओइंग जैसे ही उस दरवाज़े को खोला, अभी पता नहीं क्यों किसी ने ओइंग का हाथ पकड़ के ओइंग को खींचते ले जा रहा है और फिर एक दूसरे रूम में ले आकर उस पर्सन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ओंग जी फिर ओइंग के ऊपर एक जानवरों की तरह छलांग लगाकर ओइंग को नोच कर खाना शुरू कर दिया। ओइंग कुछ कहता या कुछ ना कहता, ओंग जी ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। जब ओंग जी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया, फिर वो अपने खुद को सही से क्लीन कर रहा है और फिर उनको कहा, चलो अब जाओ यहाँ से, मेरा जो काम था वो हो गया। ओइंग चुपचाप वहाँ से चला गया, पर जैसे ही ओइंग वहाँ से जाने वाला है, अभी ओंग जी फिर उसे कहने लग गया, और एक बात, कभी भी ना खुद को इस घर का मालकिन समझने की भूल मत करना, तुम सिर्फ और सिर्फ इस घर का एक नौकर हो। ओइंग ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। आज बहुत दिनों बाद यहाँ पर ओंग जी के बहुत सारे फ्रेंड आ चुके हैं। ओंग जी कॉलेज के बाद अभी तक अपने फ्रेंड से ज़्यादा बात नहीं किया। ओइंग उनके सारे फ्रेंड के लिए बहुत अच्छा डिश बनाया है। अभी सभी लोग वहाँ पर खाने बैठे हैं। अभी जैसे ही ओइंग ने एक कटोरी सूप सूजी के पास ले आया, सूजी ने जानबूझकर उस सूप को अपने हाथों में गिरा लिया और फिर रोने का एक्टिंग करने लग गया। ओंग जी ये चीज़ देखकर बहुत ही गुस्से में आ गया। उसके इतने सारे दोस्त थे, पर उसने इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं किया। उसने सभी के सामने ओइंग का बाल बहुत ही ज़ोर से पकड़ लिया। वहाँ पर आयुआन भी है, वो 6 साल का बच्चा, जो इस चीज़ को देखकर बहुत ही डर रहा है। ओंग जी ने बहुत ही ज़ोर से ओइंग के मुंह के ऊपर एक स्लैप मारा और कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ, तुम सूजी के ऊपर सूप गिराओ। ओइंग कुछ कहना चाहता था कि हाँ मैंने नहीं किया है, कि गलती हो गया, पर ओंग जी कभी भी ओइंग की बात सुनने को इम्पोर्टेंट नहीं देता। अभी ओंग जी ने ओइंग को वहाँ से पकड़ते खींचते गार्डन में ले आया और फिर कहा, यहीं पर बैठे रहो। तुम्हें पता है ना, मेरे यहाँ पर अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो उसकी सज़ा कितना ज़्यादा खतरनाक और दर्दनाक हो सकता है। ओइंग ना पूरा रात भर वहीं पर बैठा रहा। आयुआन कभी कभी ओइंग के पास आता था। ओइंग कहता था, तुम घर जाओ, वहाँ पर जाकर सो जाओ, मैं सही हूँ। आयुआन कहता था, मॉम चलिए ना, हम यहाँ से बहुत दूर भाग चलते हैं। आप क्यों यहाँ पर इस इंसान के साथ रहते? ये बहुत बुरा है, ये मेरे डैड नहीं हो सकते, ये बुरे इंसान है। ये वो उस बच्चे को कहते हैं कि हाँ वो उसे डैड बुला सकता है, पर मैं उन्हें बुला नहीं सकता। ओंग जी को अभी उसके बारे में सोच रहा था। पता नहीं क्यों ओइंग ना नफ़रत नहीं कर सकता, उसके दिल में नफ़रत नहीं है, तो वो नफ़रत करे तो करे कैसे। ओइंग ने फिर आयुआन को अपने पास लिया और कहने लग गया, तुम्हारे डैड बहुत काम करते हैं, तुम्हें पता है ना। वो थोड़े गुस्से हुए, पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं। अभी आयुआन को पता है उसका मॉम उसे झूठ कह रहा है। ओइंग कहता, वो थोड़े से ऐसे दिखाते हैं, वो गुस्से लिए, पर वो है नहीं, वो दिल के बहुत अच्छा है, तुम्हें पता है ना। वो तुम्हें मुझे बहुत प्यार करता है। ओइंग ये बात कह तो रहा था, पर ओइंग की आंखों से आंसू निकल रहा था। अपने बच्चे से और कितना झूठ बोलते तो थक चुका है। ये झूठ वो और कितना दिन तक बोलेगा। हम देखते हैं सुबह का सीन। ओइंग अभी किचन में इस वक्त खाना बना रहा है। उसका खाना बनाना हो चुका है, तभी अचानक वहाँ पर सूजी आ चुका है। ओंग जी भी वहीं पर ही है। सूजी कह उठा, मैं कुछ कहना चाहता था तुमसे ओंग जी, मेरा एक नेकलेस नहीं मिल रहा। मैं कहना नहीं चाहता, पर वो बहुत कीमती नेकलेस था। अभी ओंग जी कह रहे, पर तुम्हारा नेकलेस कैसे गुम हो गया? सूजी कह उठा, मुझे पता नहीं, कल मैंने मेरे बैग पर रखा था, पर सुबह मुझे मिल नहीं रहा।
अब मैं किसके बारे में बात कहूँ? कल कल तो इतने सारे लोग आए थे, किसने ये वो चुराया होगा? अभी वांग जी का बेटा ठीक है, ओइंग उसका रूम सर्च करो। ऐसा भी तो हो सकता है इसने चुराया है, वैसे से तो कभी कोई महंगा चीज़ मिला नहीं। जो बात वांग जी ने कहा वही हुआ। ओइंग ओइंग के बैग से सूजी का वो नेकलेस निकला। ओइंग बार बार कह रहा था मैंने नहीं चुराया है, मैंने नहीं चुराया है, पर वांग जी ओइंग का बात एक बार भी यकीन नहीं किया। उसने ओइंग के मुंह के ऊपर बहुत ही ज़ोर से 2 सलाप मारा और फिर कहने लग गया, अच्छा तूने नहीं चुराया है ना? ये बात कहकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहाँ पर अभी इस वक्त लोहे का एक तवा था, वो ना पूरी तरीके से गर्म था। वांग जी ने ओइंग का दायां हाथ पकड़ लिया और फिर उस तवे के ऊपर उस हाथ को रख दिया। ओइंग का हाथ बहुत ही ज़ोर से जल रहा था, ओइंग चीख रहा था, ओइंग रो रहा था। फिर जाकर वांग जी ने उस हाथ को छोड़ दिया। वांग जी ने कहा, जिस हाथ से तूने वो नेकलेस चुराया, देखा मैंने तेरे उस हाथ को ही जला दिया। ये बात कहकर वांग जी वहाँ से चला गया। ओइंग की आंखों में आंसू था। ओइंग उसके पास सूजी जाकर बैठ गया, लग गया, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? अब और भी दर्द होगा, जितना जल्दी हो सके लैंजन की ज़िंदगी से बाहर चले जाओ। ओइंग कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा उनकी ज़िंदगी से बाहर, मैं उनके साथ ही रहूँगा, उनकी और मेरी शादी हुई है। अभी सूजी कहे उठा, तुम्हें तो जाना होगा ही, मैं तुम्हें उसकी ज़िंदगी से बाहर निकल कर ही रहूँगा, इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। उनको पता चल गया था उसकी ज़िंदगी में एक नया तूफान आ चुका है। वो ना ये 7 सालों में भी फिर भी खुश था। वांग जी उसे टॉर्चर करता है, उसे मारता है, उसे प्यार नहीं करता, पर फिर भी वांग जी के साथ था। वो इसी बात को लेकर ही खुश था, पर उसका पुराना प्यार वापस आ चुका है। अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वांग जी वो हमेशा सूजी का बहुत केयर करता है। उसके बर्थडे के दिन उसे गिफ्ट देना, उसे घुमाने ले जाना, उसके बेटे के साथ बहुत ही जगह घूमना। ये बात अलग है, वांग जी ने ये बात सूजी से कह ही दिया था कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। उसके मॉम डैड इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनके फैमिली रेपुटेशन बहुत बुरा हो सकता है, पर वो एक अच्छे दोस्त की तरह उसके साथ रह सकता है। पर सूजी वो दूसरे इरादों से ही था। वो चाहता था ओइंग को अंदर से तोड़ना, या तो ओइंग खुद छोड़ के चला जाए और नहीं तो उसे मजबूर किया जाए यहाँ से जाने के लिए। इस वक्त सूजी का यही टारगेट था। हर टाइम वो ऐसा काम करता था जिससे सिर्फ ओइंग को चोट पहुँचे, ओइंग को दुख पहुँचे, पर ओइंग चुपचाप हमेशा वही चीज़ सहन करता था। उसने कभी भी कोई शिकायत नहीं किया। ओइंग को अगर कभी भी वांग जी एक छोटा सा गुलाब का फूल लाकर भी गलती से भी दे दे, ओइंग उस फूल को बहुत प्यार से और बहुत ही संभाल कर रख देता है। वांग जी ने कभी भी उसके शादी के रिंग को अपनी उंगली में नहीं पहना, पर ओइंग ने उसके शादी का रिंग कभी भी अपनी उंगली से नहीं निकाला। वांग जी भले इस शादी को ना माने, एक्सेप्ट ना करे, जो भी करे, पर फिर भी ओइंग वांग जी से जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। ओइंग को अगर मौका मिला उसका जान देकर भी वांग जी को प्यार करने का, तो ओइंग वो करने के लिए तैयार है। आखिर वो जाए तो जाए किधर? उसका जाने का कोई जगह है ही नहीं। उसके मॉम डैड कब का चले गए हैं। इस वक्त यानली की शादी हो चुका है। यानली बहुत खुश है। ओइंग नहीं चाहता अपने अंकल आंटी के पास जाने, ताकि उन्हें बहुत ही चोट पहुँचे, उन्हें बहुत ही दुख पहुँचे। ओइंग चुपचाप यहीं पर पड़ा है। ओइंग यही सोचता है शायद पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहना होगा। और उसने ना एक चीज़ डिसाइड किया है, उसके बेटे आयुन को ना वो बहुत अच्छा बनाएगा। जब आयुन शादी करेगा, उसने डिसाइड कर लिया है आयुन का जो होने का होगा ना, उसके साथ वो बहुत अच्छे से पेश आएगा। जो गलत उसके साथ हुआ है वो किसी दूसरे और के साथ वो गलत नहीं होने देगा। आज वांग जी इतने सालों बाद अपने कॉलेज में गया है। उसके प्रिंसिपल से वो बात कर रहा था। बात में वही पुराने दिनों की बात आ चुका है। वांग जी का प्रिंसिपल वांग जी से कह उठा, हाँ तुम्हें याद है जिस दिन तुम पानी में गिर गए थे? वांग जी कहता, हाँ याद है, सूजी ने मेरी जान बचाई थी। प्रिंसिपल कहता, सूजी ने? पर सूजी ने कब तुम्हारी जान बचाई? मुझे तो जितना याद है कोई एक दूसरा लड़का था शायद। तुम्हें याद नहीं, उस दिन जो गुंडे लोग तुम्हें मार रहे थे, वही लड़के ने तुम्हारी जान बचाई थी।
ओइन, क्या वो हो सकता है? ओंग जी अपने मन में यही सोच रहा है। ओंग जी ने अपने प्रिंसिपल से ज़्यादा बात नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला आया। अभी वो अपने ऑफिस में है। अपने असिस्टेंट से कहने लग गया, अच्छा मेरा जान किसने बचाया था 2 बार? तुम थोड़ा सा डिटेल्स निकल कर बाहर निकालना। ओंग जी के असिस्टेंट ने उसके हाँ भर दिया। वहाँ पर सूजी आ चुका है। सूजी कहने लग गया, आज क्या तुम थोड़ा पार्क जा सकते हो? मेरे बच्चे को तुम्हारे साथ जाना था। ओंग जी ने उसके हाँ में हाँ भर दिया। दोनों पार्क में घूम रहे हैं और सूजी बहुत सारा फ़ोटो क्लिक कर कर ओइंग को भेज रहा है। ओइंग चुपचाप उस फोटो को देख रहा है। अभी आयन ओइंग के पास है। आयन कह रहे, मम्मा पापा क्या कभी भी हमें लेकर घूमने नहीं जाएंगे? कल तो मेरा बर्थडे है, क्या उन्हें याद है कल मेरा बर्थडे है? अभी ओइंग क्या उठा, वो बहुत काम में रहते हैं, इसीलिए तो शायद उनको याद नहीं रहता। पर तुम्हें पता है ना, तुम्हारे डैड बहुत बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। देखना कल तुम्हें बहुत बहुत गिफ्ट देंगे। ओइंग को पता है ओइंग झूठ कह रहा है, पर फिर भी ओइंग ने न कल खुद अपने हाथों से बहुत गिफ्ट खरीदा और उस गिफ्ट को आयन को देखकर कहा, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए भेजा है। ओइंग असल में ना किस मिट्टी से बना हुआ है। ओंग जो उससे इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है, फिर भी वो चुपचाप साइन कर लेता है। अभी आज ओइंग सोफा पर बैठा हुआ है। पूरा दिन इतना काम करके वो बहुत ही थक चुका है। वो वहाँ पर बैठा हुआ है। अभी सूजी उसके सामने आ चुका। उसके गले में एक महंगा नेकलेस था। इस चीज़ को देखकर ओइंग सोच रहा था कि शायद ये नेकलेस उसे कौन दे सकता है। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है किसने दिया है ये नेकलेस। सूजी कह उठा, तुम्हें पता है मुझे नेकलेस किसने दिया है? तुम्हारे हस्बैंड ने, जो मुझसे ना जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। तुमसे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे भी, वो तो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें इतना मारता है, इतना टॉर्चर करता है, किसने तुम यहाँ पर पड़े हो? अभी वहाँ पर ओंग जी आ ही रहा था। सूजी जानबूझकर खुद को नीचे गिरा कर रोना शुरू कर दिया और कहने लग गया, ओए तुम मुझे पसंद नहीं करते, ठीक है मैं चला जाऊँगा इस घर से। तब तक वहाँ पर ओंग जी आ चुका था। ओंग जी सूजी की ओर देख रहा है और कह रहे, क्या हो रहा है यहाँ पर? सूजी कह उठा, नहीं कुछ नहीं, बस ओइंग मुझसे थोड़ा नाराज़ है, मैं यहाँ पर इतना दिन हो चुका है रह रहा हूँ। अभी ओंग जी गुस्से में आ गया। जाकर ओइंग का गला पकड़ लिया और फिर कहना शुरू कर दिया, क्या कह रहा था? ये मेरा घर है, मेरे घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसमें तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओइंग जैसे तैसे करके वो ये कहना शुरू कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया है, आप मुझे यकीन करिए, मैं सच कह रहा हूँ। पर ओंग जी उसने इनको कभी भी विश्वास नहीं किया, तो आज वो कहाँ से विश्वास करेगा? ओइंग के ऊपर ना ओंग जी का टॉर्चर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ओंग जी हर टाइम उससे फोर्सफुली इंटीमेट होता है, उससे प्यार नहीं करता, बस अपना हैवानियत, अपना अल्फ़ा दिखाता है कि हाँ वो एक अल्फ़ा है, तुम एक ओमेगा कमज़ोर होते हैं, तुम कमज़ोर हो। ओइंग ना ये सब सहन करता है, पर इधर सूजी ने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया है, जैसे तैसे करके वो ओइंग को इस फैमिली से बाहर निकलना ही होगा। और अगर ओइंग को फैमिली से बाहर नहीं निकल पाया तो ओंग जी की प्रॉपर्टी उसे कैसे मिलेगा? उसे तो ओंग जी की प्रॉपर्टी चाहिए, पर इस चीज़ के लिए तो कुछ और भी कर सकता है। डायरेक्ट ओंग जी की प्रॉपर्टी चुराना हो। आज रात सूजी ओंग जी के बेडरूम में आया है। वहाँ पर उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स को ढूंढ रहा है। इतना मेहनत, करीब आधा घंटा ढूंढने के बाद फिर जाकर उसे वो प्रॉपर्टी के पेपर मिला। ओइंग तब वहाँ से जा रहा था। ओइंग ने जैसे ही इस चीज़ को देखा कि उसकी प्रॉपर्टी के पेपर सूजी के हाथ में है, वो तुरंत सूजी के पास गया, सूजी के साथ बहस करना शुरू कर दिया। सूजी वहाँ से भागते भागते सीढ़ी के पास आ चुका है। अभी सूजी ओइंग के साथ बहस कर रहा है। ओइंग बार बार कोशिश कर रहा है सूजी से वो प्रॉपर्टी पेपर लेने का। ओइंग कह रहा है, मैं बता दूंगा उनको, तुम उनकी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर आए हो, तुम चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। पर उस वक्त सूजी ने एक धक्का ओइंग को दिया और ओइंग वहाँ से सीढ़ी से नीचे गिर गया। वहाँ पर ओंग जी आ रहा था। ओंग जी ने जैसे ही इस चीज़ को देखा,
सूजी डर के मारे उस पेपर को अपने पैंट के पॉकेट के अंदर रख के वहाँ पर नीचे बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। ओंग जी ओइंग के पास नहीं गया। ओइंग नीचे इस वक्त बैठा हुआ है, उसके सिर के वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, पर फिर भी ओंग जी वहाँ से ऊपर सूजी के पास चला गया और कहने लग गया क्या हो रहा था यहाँ पर। अभी सूजी झूठ कहा, कहने लग गया वो मुझसे लड़ाई कर रहा था, मैंने गलती से उसे धक्का दे दिया। ओंग जी इस वक्त बहुत ही गुस्से में आ गया। उसने ओइंग के बाल पकड़ के उसे खींचते खींचते बाहर ले आया। बाहर बहुत ही ज़ोर से बारिश हो रहा था। उसने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिया और कहने लग गया यहीं पर पड़े रहो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही होगा। तुम अगर गलती इससे भी ज़्यादा करोगे ना तो मेरी पनिशमेंट और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। ये बात कहकर ओंग जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ओइंग बाहर बारिश में भीग रहा है। ओइंग ने अभी एक चीज़ नोटिस किया। ओंग जी इस वक्त मेन हॉल रूम में बैठा हुआ है और उसने और एक चीज़ देखा। बाहर जो इलेक्ट्रिक का मीटर है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अगर शॉर्ट सर्किट ज़्यादा बढ़ गया तो अंदर आग लग सकता है। ओइंग की बात कह रहा है मैंने इससे पहले भी 2 बार आपका जान बचाया है और अगर तीसरी बार भी आपकी जान बचाने के लिए अगर मुझे सैक्रिफाइस करने पड़े तो मैं ज़रूर करूँगा। उनके पूरे बॉडी में बहुत ही दर्द हो रहा था। वो बारिश में घंटों तक भीगा है और उसके सिर के वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था, पर फिर भी जैसे तैसे करके वो वहाँ पर गया। उसने जैसे ही इलेक्ट्रिक वायर में अपना हाथ रखा, बहुत ही ज़ोर से शॉक ओइंग को लगा, पर ओइंग उसी टाइम जैसे तैसे करके वो अपने हाथों के बहुत ही ज़्यादा ताकत से उसने उस तार को बहुत ही ज़ोर से खींच लिया। पर तब तक ओइंग के दोनों हाथ पूरी तरीके से जल चुका था। ओइंग लड़खड़ाते वहाँ से चलकर अभी गार्डन के ऊपर आ चुका है और वहीं पर ओइंग गिर गया। उसका सांस बहुत ही धीमे धीमे चल रहा था। ओइंग का हाथ तब तक जल चुका है, सिर के वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है और ओइंग वहीं पर बेहोश हो चुका। सुबह जैसे ही लैंजन सबसे पहले बाहर का दरवाज़ा खोला, तब तक उसने जो चीज़ देखा उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ओइंग अधमरा होकर वहाँ पर पड़ा हुआ है। लैंजन एक तरीके से डर गया, पता नहीं क्यों उसके अंदर डर हो रहा था। आई और जैसे ही देखा ओइंग ऐसे पड़ा हुआ है। ओइंग का टी शर्ट, उसका पैंट, उसका पूरा बॉडी भीग चुका है, हर जगह मिट्टी लगा हुआ है और उसके हाथ बहुत ही बुरी तरीके से जल चुके हैं। लैंजन ने ओइंग को गोदी में उठा लिया और जाकर उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। ओइंग का सांस बहुत ही ज़्यादा धीमे धीमे चल रहा था। लैंजन को पता नहीं क्यों आज पहली बार इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। आज इतने सालों बाद ओइंग, उसके सास और ससुर यहीं पर आए हैं। उसके साथ ओइंग के अंकल और आंटी, उन दोनों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। आज सब लोग ओइंग के पास बैठे हुए हैं। मैडम लैन ओइंग को कह उठा, ओइंग तुम इतना टॉर्चर सहते थे, पर फिर भी हमारे पास तुमने कोई शिकायत नहीं किया। मैडम लैन वहाँ पर बोल रहे थे। इस वक्त मैडम ही ओइंग को देख रहा है। आज पता नहीं क्यों उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। इस लड़के से तो वो जान से भी ज़्यादा नफरत करते थे। उन्होंने जानबूझकर, उन्हें पता था ओंग जी कैसा पर्सन है, फिर भी उसने ओइंग को ओंग जी के साथ शादी करवाया और ऐसा कह दिया कि वो इस घर में कभी भी नहीं आ सकता। ओइंग ने उनके बात को पूरी तरीके से फॉलो किया। कोई भी तरीके की शिकायत ओइंग ने नहीं किया। ओइंग ने वो हर बात माना जो बात उसे मानना चाहिए था। ओंग जी वहीं पर खड़ा हुआ था, वो सभी लोगों का बात सुन रहा था। अभी मैडम लैन वहाँ से उठ गए और ओंग जी के मुंह में एक बहुत ही जोर से सलप मारकर कहा, मैंने एक जानवर पैदा किया है, तू इंसान नहीं हो सकता, तू ओइंग के साथ ऐसा करता था। ओंग जी कुछ कह ही नहीं रहा। वो तो अभी कह सकता है कि हाँ, मैंने जो किया है सही किया है। मैडम लैन कह उठा,
वो इनने कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं किया। जब भी मैं फ़ोन से उससे बात करता था वही कहता था तू बहुत बहुत अच्छा है, पर तू 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 इतना बुरा है, तू सच में मेरा बेटा है ना? पता ना वहाँ पर ना यानली आ चुका है। यानली ओंग जी के सामने आकर बहुत ही ज़ोर से ओंग जी का कॉलर पकड़ के चीख कर कह उठा, मेरा भाई, अगर ज़िंदगी में कोई बड़ा गलती किया है वही तुम्हारी जान बचाना। अगर उस दिन तुम पानी में डूब जाते तो सबसे अच्छा सही होता, उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं होता। और कभी भी ये बात वो कहने ही वाला है। ओंग जी बेटा, मेरी जान बचाता मतलब बताओ ना, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ। यानली फिर ओंग जी को कहने लग गया, आपको शायद पता नहीं है, जब कॉलेज में मैं और मेरे ब्रदर सबसे पहली बार गए थे, वहाँ पर एक दिन आप स्विमिंग पूल में पानी में डूबने वाला थे, तो उसी टाइम मेरे भाई ने आपको बचाया था। पर हमें उस टाइम घर जाना था, इसलिए वो जो लड़की है ना सूजी, उसके पास आपको रख कर हम वहाँ से चले गए। हाँ जी, और जो कहने लगा उस सूजी ने ही तो मुझे बताया था मैं पानी में डूब रहा हूँ और उसने मुझे पानी से बचाया है। यानी लेकिन झूठ, सब झूठ था। क्या लग रहा है, उसे खुद तैरना आता है? नहीं आता है, तो वो आपको कैसे बचाएगा? ओंग जी को ऐसा लग रहा था उसके पूरे बॉडी में किसी ने बहुत ही गर्म शीशा अभी डाल दिया है। उसको ऐसा लग रहा था। यानली फिर से कह उठा, आपको पता है एक दिन रात को आपके ऊपर हमला हुआ था, उस टाइम किसने आपकी जान बचाया था? मेरे ब्रदर ओइंग ने, उसी ने ही आपका जान बचाया था। पर उस टाइम भी हमें उसे जाना पड़ा था, और ज़रूर उस लड़की ने ही कहा होगा कि उसने आपका जान बचाया है ना? ओंग जी कह उठा, हाँ उसने वही बताया था। अभी यानली कटा, सब झूठ था। उस लड़की ने आपको क्यों छोड़ा था पता है? आपकी फैमिली तब बैंकरप्ट हो चुके था, आप गरीब हो चुके थे, इसीलिए वो आपसे कोई प्यार नहीं करता था। आप उसके पीछे पागलों की तरह घूमते थे, उसे वो हर एक चीज़ देते थे। वो इसलिए आपके साथ था, आपके पैसों के लिए। आप उसे महंगे गिफ्ट खरीद के देते थे, और जब आपकी फैमिली बैंकरप्ट हो गया, उसे पता चल गया, फिर जाकर उसने दूसरी शादी की दूसरी जगह। उसने पहली शादी किया, पर उसके हस्बैंड को बहुत ही जल्दी पता चल गया था कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर चीट कर रहा है, तो उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दे दिया। फिर जाकर उसने दूसरी शादी किया, पर वहीं पर भी वही सेम केस ही था। फिर उसके दूसरे हस्बैंड ने भी उसे डिवोर्स दे दिया। और जब सूजी को पता चला आप बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुके हो, तो वो इस वक्त को कैसे गवा सकता था, इसलिए तो आपकी ज़िंदगी में वापस आया। ओंग जी को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। जिस उन्हीं को उसने इतना टॉर्चर किया है, वो उन्हीं उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। यानी क्या था, जब पता है उनके साथ नहीं, आपके साथ मेरी शादी होने वाली थी, पर मेरे मॉम को पता था आप एक दरिंदे हैं, एक इंसान नहीं, एक जानवर है। तो मेरे मॉम ने मेरे भाई को कहा कि अगर वो आपसे शादी कर ले तो मेरी मॉम उसे बहुत प्यार करेगा। ओइंग ने पता है क्यों आपसे शादी किया? सिर्फ इसलिए शादी किया कि वो सिर्फ मेरी मॉम को बस मॉम बुला सकती है। उसे एक मॉम चाहिए था, उसे बस थोड़ी सी खुशी चाहिए था। आपने क्या दिया है मेरे भाई को? कभी भी कोई एक छोटा सा गिफ्ट दिया है? और अगर जो चीज़ दिया भी है, देखना मेरे भाई ने उसे संभाल कर रखा है। और आपकी उस गर्लफ्रेंड, हाँ उसे तो सिर्फ आपके पैसे चाहिए। भूल गए क्या? एक दिन ऑफिस में गलती से सिर्फ एक गिलास पानी उसके हाथ पर गिर गया था, उसने सबके सामने आपके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा, और आप मेरे भाई को इतना टॉर्चर करते हो, पर मेरे भाई ने कभी भी एक छोटा सा शिकायत आपके ऊपर नहीं किया कि आपने क्यों उसके साथ ऐसा किया। और आप खुद को क्या समझते हो? हाँ ओंग जी की आंखों में तब तक आंसू था। ओंग जी ने क्या कर दिया? अभी मैडम यू बार उइंग से माफ़ी मांग रहा था। उइंग धीरे से एक बात कह उठा, अगर नेक्स्ट लाइफ में मैं आपका बेटा हुआ तो आप मुझे बहुत प्यार करेंगे ना? अभी मैडम यू कहता, नहीं, तुम मेरे बेटे हो। किसने कहा तुम मेरे बेटे नहीं हो? तुम मेरे ही बेटे हो। तुम ठीक हो जाओ, मैं ओंग जी से तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगा, और फिर तुम मेरे साथ रहना पूरी ज़िंदगी के लिए। तुम्हारा मॉम है, मैं तुम्हारी आंटी नहीं, तुम्हारी मॉम हूँ। ओंग जी चीख उठा, नहीं, कोई डिवोर्स नहीं दूंगा, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता।
वो उसे उसे मेरे साथ रहना होगा, उन कहीं नहीं जाएगा। और मुझे ना एक बार पूरा पागलों की जैसा बात कर रहा था। उसका मेंटल हालत सही नहीं था, पता नहीं क्यों। वो उस वक्त कुछ अलग अलग फील कर रहा था। नहीं, वो ओइंग से अलग नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ओंग जी का असिस्टेंट ओंग जी के पास आ चुका है। उसने सब ओंग जी को बताया है कि हाँ, सुजीन ने ओइंग ने उसकी जान 2 बार बचाया था। ओंग जी को जब सब कुछ सच का पता चल गया, वो तुरंत सूजी के पास गया। अभी सूजी उससे कुछ बात करने ही वाला है, तुरंत उसी वक्त ओंग जी ने सूजी को पानी में धक्का दे दिया। सूजी अब चीख रहा था, ओंग जी से मदद मांग रहा था। ओंग जी ने उठा, पर तुम्हें तैरना तो आता है, तुमने मेरी जान बचाया है और तुम्हें खुद तैरना नहीं आता। सूजी बार बार माफ़ी मांग रहा था। ओंग जी कह उठा, जब तुम्हें खुद तैरना नहीं आता तो तुम मुझे कह रहे थे कि तुमने मेरी जान बचाया है, पर जबकि तुम वो थे ही नहीं। सूजी को ऊपर कुछ गार्ड ने ऊपर उठा लिया। अभी ओंग जी कह उठा, अब तुमने टॉर्चर का देखा क्या है, अब तुम देखोगे टॉर्चर किसे कहते हैं। तुमने मेरे साथ बहुत बहुत गलत किया है। तुम्हारी वजह से मैंने इतने सालों तक ओइंग को टॉर्चर किया है। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। ओंग जी अभी इस वक्त डिसाइड कर लिया है, वो ओइंग के पास जाएगा, ओइंग से माफ़ी मांगेगा। वो ओइंग से माफ़ी मांगेगा, उसे पता है ओइंग बहुत ही जल्दी उसे माफ़ कर देगा। आखिर ओइंग बहुत अच्छा है। अभी तक उसने जितने भी सारे बात सुनाए, ओइंग उससे बहुत प्यार करता है। वो आयन को हमेशा कहता है, डैड बहुत अच्छा है। ओंग जी खुद से बात कर रहा है। हाँ ठीक है, मैंने गलत काम किया है, पर मुझे पता है अगर मैंने ओइंग से माफ़ी मांगा तो ओइंग ज़रूर मुझे माफ़ कर देगा। उसका दिल तो बहुत अच्छा है। और मैं इस वक्त प्रॉमिस करता हूँ, मैं आगे से ओइंग को कभी भी मारूंगा नहीं, ओइंग को डांटूंगा नहीं। ओइंग से इस वक्त मैं बहुत बहुत प्यार करूँगा। अगर मैंने उसे 7 साल टॉर्चर किया है तो अब पूरी ज़िंदगी में मैं उसे बहुत बहुत प्यार करूँगा। ओंग जी ना आज बहुत अच्छे तरीके से रेडी हुआ। उसने एक ब्लैक कलर का कोट, एक ब्लड कलर का शर्ट, सब कुछ सही से पहना, खुद को बहुत अच्छी तरीके से रेडी किया। अपने हाथों में एक सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता लिया और दूसरे हाथों में एक फल का बकेट लिया। उसका आज एक ही मतलब था, ओइंग से माफ़ी मांगना, ओइंग से हर एक गलती के लिए माफ़ी मांगना। उसका बस एक ही मकसद था। अभी हॉस्पिटल के बेडरूम पे आयुन ओइंग के पास बैठा हुआ है। ओइंग आयुन से कह रहा है, मैं ना तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम जिससे भी शादी करना, उसे बहुत प्यार करना, ठीक है? अपने बच्चों को भी बहुत प्यार करना। मैडम लैन और मैडम यू उस वक्त वहीं पर बैठे हुए हैं। ओइंग मैडम यू की ओर देखा और कहने लगे, आंटी मैं कभी भी आपसे गुस्सा नहीं हूँ। आप मेरे मॉम जैसे हो। मेरी मॉम बचपन में गुजर गया, फिर आपने मुझे पाला है, मुझे पोसा है, मुझे बड़ा किया है। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। आपने जितनी भी गलती किया है वो कोई गलती नहीं, वो आपका हक है। पर मुझे पता है मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, शायद मैं आज या कल या परसों फिर मैं चला जाऊँगा। पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद आप आयन का ध्यान रखना, ठीक है? बस इतना ही, और कुछ नहीं। मैडम ये बहुत ही ज़ोर से रो रहा था। वो कह रहा था, नहीं, मैंने बहुत गलती की हुई, पर प्लीज़ अपने मॉम को छोड़कर मत जाओ, बस एक मौका दे दो। पर उस दिन शायद गॉड कुछ और ही ज़्यादा था। ओइंग ने अपना आँखें वहीं पर बंद कर दिया। उसका सांस नहीं चल रहा था। मशीन भी पूरी तरीके से ऑफ हो गया। जब ओंग जी वहाँ पर आया है, उसने जैसे ही ओइंग को देखा, उसके हाथों से वो फूलों का गुलदस्ता और बकेट नीचे गिर गया। वो तुरंत ओइंग के पास गया, ओइंग को बार बार कह रहा, ओइंग उठो, मैं कह रहा हूँ उठो, तुम ऐसे नहीं जा सकते ओइंग, उठो, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ,
तुम्हें पता है ना मेरा मेरा गुस्सा कितना ज़्यादा खतरनाक है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है ना। हाँ, तो तुम गुस्सा हो, मेरे ऊपर गुस्सा निकल रहे हो, हाँ गुस्सा दिखा रहे हो। वही मैं कब से कह रहा हूँ कि उठो, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, वही उठो। वांग जी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, पर वही वही शायद उठने वाला नहीं है। वांग जी बार बार वहीं से माफ़ी मांग रहा था। वही मैंने गलती किया है, मैं मानता हूँ, मैंने तुम्हें मारा है, ठीक है। तुम मुझे मारो, तुम मुझे बेल्ट से मारना, तुम मुझे चाबुक से मारना, तुम जो पनिशमेंट दोगे मैं हर एक चीज़ मान लूँगा। बस एक बार आंखें खोलो, एक बार मुझसे बात करो, बस एक बार बात करो। वांग जी बार बार रो रहा था, वो बार बार ओइंग से माफ़ी मांग रहा था, पर तब तक ना बहुत देर हो चुका है। उसने शायद जो गलती किया है, उस गलती के लिए अब कुछ बचा ही नहीं कि ओइंग उसे माफ़ कर दे। पर ये बात भी हम कह ही नहीं सकते कि ओइंग वांग जी के ऊपर गुस्सा है। शायद ओइंग वांग जी के ऊपर गुस्सा कभी था ही नहीं, उसे तो माफ़ ही कर दिया है। पर वांग जी इस बात को मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि ओइंग मर चुका है। ओइंग के उसी डेड बॉडी को वांग जी अपने साथ अपने हाथों में लेकर घर आ चुका है। उस डेड बॉडी को नहला रहा है, उसके बॉडी में जहाँ जहाँ जख्मों के निशाने वहाँ पर मलहम लगा रहा है। वांग जी ना इस वक्त एक पागल इंसान जैसा बन चुका है। उसने उस पर्सन को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, जो पर्सन ने उसका जान बचाया था, उससे जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, उसी पर्सन को उसने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया। वांग जी उनके पास बैठा हुआ है, ओइंग बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है, और वांग जी भी उसके पास लेटकर उससे बात कर रहा है। वांग जी कह रहा है, ओइंग तुम्हें पता है मैंने किसी से प्यार किया था, सूजी से। उसे मैं जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, पर मेरे आंखों के सामने उसकी शादी हो गया। तुम्हें पता है मुझे उस टाइम कितना दर्द हो रहा था, कितना दुख हो रहा था। मेरा तब से ना प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया। मेरी मॉम ने ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दिया। मैं तब से तुम्हें बहुत बुरा समझता था कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया है। तुम्हारे ऊपर मैं गुस्सा निकलता था, तुम्हें मैं मारता था, तुम्हें टॉर्चर करता था। मैंने आयुन को भी कभी प्यार नहीं किया, पर मुझे पता है मैंने गलत किया है, ठीक है। तुम एक बार मुझे मौका दे दो, तुम गुस्सा मत करो। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा कर रहे हो ना, करो, मैं मनाऊंगा। तुम मुझे गाली दो, मुझे मारो, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगा। बस आंखें खोलो, एक बार आंखें खोलो, ठीक है ना। मैंने तुम्हें बेल्ट से मारा है। वांग जी ने अपने हाथों में एक बेल्ट लिया और उनके हाथों में उस बेल्ट को देकर कहा, लो तुम मुझे इससे मारो, तुम्हें जितना मारना है मारो, बस मुझसे बात करो एक बार, मुझसे एक बार बात करो। मैं हर एक गलती के लिए पछता रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया इसके लिए मुझे बहुत दुख है, पर तुम मुझे एक मौका दे सकते हो ना। वहाँ पर ओइंग उसका एक डायरी था। वांग जी ने उस डायरी को जैसे ही खोला, उस डायरी में शायद वो सोच रहा था कि ओइंग उसका दर्द लिखेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओइंग ने उसमें सिर्फ वांग जी के बारे में अच्छा ही लिखा था। हमारी शादी को आज 2 साल हो चुके हैं। आज उन्होंने पहली बार अपने हाथों में एक फूल लेकर आया है। मैं इस फूल को पूरी ज़िंदगी संभाल के रखूँगा। और मुझको याद आया, वो रास्ते से जा रहा था, एक बच्चा उसके सामने आ चुका है। वो बच्चा बहुत ही गरीब था। एक फूल उनके हाथों में लेकर कहा, अगर कोई आपसे प्यार करता है, आप या किसी से प्यार करते हैं, उसे आप फूल दे देना, बस मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। वांग जी उस बच्चे के खातिर ही सही, पर उसने उस फूल को खरीदा। अब घर आया था, वो दे किसको, गुस्से में या फिर नफरत में सही, उस फूल को ओइंग के हाथों में दे दिया। पर ओइंग ना इस चीज़ को बहुत ही खुश था। ओइंग इस फूल को ही अपनी ज़िंदगी समझ लिया। वांग जी कभी भी छोटे मोटे कुछ भी लाता, ओइंग उससे ही खुश था। उसे ना तो पैसे चाहिए थे, ना तो कोई बहुत ही महंगी चीज़ चाहिए था। उसे तो बस एक ही चीज़ चाहिए था, वो था प्यार, थोड़ा सा प्यार। वांग जी उस डायरी को पढ़ रहा है और वो बहुत ही ज़ोर से रो रहा है। आखिर क्यों ओइंग ने उसे माफ़ कर दिया। ओइंग उसके ऊपर गुस्सा नहीं,
जबकि उसने उनके साथ इतना इतना ज़्यादा गलत काम किया है जो कोई इंसान इंसानों के साथ नहीं करता। जी बेटा नहीं हुई, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। पर ओंग जी के मॉम डैड ने एक तरीके से ज़बरदस्ती ओइंग का फ्यूनरल करवा दिया। ओंग जी अब फिर रोज़ ओइंग की गिरवेट के सामने आता है, वहाँ पर फूल रखता है, ओइंग से बात करता है दुख भरी। कभी कभी ना वो ऐसा करता है जैसे ओइंग के ऊपर गुस्सा है, ओइंग के ऊपर बहुत ही ईगो है। ओइंग से रूडली बात करता है कि ठीक है मैंने गलत किया है तो तुम वापस आ जाओ ना, मैं ऐसा नहीं करूँगा फिर से। पर अफसोस ओंग जी सिर्फ ये सब दुख भरी बातें कहता है, पर उस पर से कोई आंसर नहीं आता। आज 1 महीने बाद लूसी वापस आ चुका है। ओइंग के डेथ के बाद लूसी एक ऐसा पर्सन है जिसने सिर्फ नाम सुना है ओइंग का, पर कभी ओइंग को देखा नहीं है। ओइंग ने भी कभी लूसी को देखा नहीं है। इस 1 महीना ओंग जी बहुत ही ज़्यादा दर्द में, बहुत ही ज़्यादा दुख में है। वो ओइंग के उस रूम में रहता है, कभी कभी खुद को बेल्ट से मारता है, खुद का हाथ लोहे के ऊपर से या फिर गैस में देकर खुद का हाथ जलाया, खुद के ऊपर गर्म पानी फेंका कि आखिर वो दर्द कैसा होता है, कितना ज़्यादा दर्द होता है, कैसा फील होता है। ओंग जी ने अपने हाथों में आयन उसके गोदी में लिया। आयन कोई बात नहीं कह रहा था। ओंग जी कहता बस एक बार डैड खाओ ना। आयन चुपचाप था। ओंग जी कहता बस एक बार डैड खाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी मॉम को मैं तुम्हारे पास ले आऊँगा। आयन ने जैसे ये बात सुना उसने कहा हाँ ठीक है डैड, आप मेरे मम्मा को मेरे पास लेकर आएंगे। ओंग जी ने कहा हाँ लेकर आऊँगा। ये बात कहकर आयन को उसने लूसी के गोद में दिया और फिर लूसी का हाथ पकड़ के कहने लग गया सिस्टर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आज से आयन आपकी जिम्मेदारी में है। मुझे पता नहीं मैं कब आऊँगा, पर आयन को ना अब बहुत अच्छे से बहुत प्यार से रखना। उसे ये मत समझने देना उसका डैड एक जानवर था, कोई इंसान नहीं था। पर आयन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी मम्मा ना मुझसे थोड़ा सा गुस्सा है, असल में वो बहुत अच्छी ना, मैंने थोड़ा गलत काम किया है, इसीलिए मैं उसे मनाने के लिए जा रहा हूँ। वो जैसे ही मान जाएंगे ना मैं तुरंत उसे मेरे साथ तुम्हारे पास ले आऊँगा। तब तक अपने डैड के लिए एकदम अच्छे बच्चे की तरह वेट करना, ठीक है? कोई भी शरारत मत करना। और एक बात हमेशा ना अपने मॉम जैसे बनना, कभी भी तुम्हारे डैड जैसे मत बनना, ठीक है? तुम ये बात सही रखना। और हमेशा अगर कोई भी चीज़ करो ना तो उसके लिए ना एक चीज़ याद रखना कि कोई भी काम के पीछे ना कोई दूसरी वजह होता है। कभी भी ऐसे ही किसी के ऊपर यकीन मत कर लेना, ठीक है? लूसी समझ रहा था ओंग जी कौन सी बात कर रहा है, ओंग जी क्या करना चाह रहा है। लूसी कहता ओंग जी तुम सही नहीं कर रहे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओंग जी कहता नहीं, मुझे ऐसा करना ही होगा, मुझे उनसे माफ़ी मांगना है, उनसे बात करना है। मुझे पता है वो मेरे ऊपर गुस्सा है, थोड़ा ही गुस्सा है, ज़्यादा गुस्सा नहीं है। मैं अगर उसे कहूँगा मेरे साथ चलने के लिए वो मुझसे राज़ी हो जाएगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे पता है मैं जितना भी गलत काम करूँ वो मुझे हमेशा माफ़ कर देगा और मैं उसे इस बार मना कर ही रहूँगा। ये कहकर ओंग जी वहाँ से निकल गया। बहुत ही तेज़ बारिश हो रहा था। एक छाता ओंग जी ने अपने सिर के ऊपर रखा है, वो अभी उस गिरबियाट के सामने आ चुका है, उसके ऊपर छाता रख दिया और फिर वो पर बैठ गया। बहुत ही ज़ोर से बारिश हो रहा था। ओंग जी ओइंग से बात कर रहा है, अच्छा ओइंग तुम्हें क्या पसंद है? देखो ना मैं आज वही नेकलेस आया हूँ। तुम्हें पता है मैंने उस सूजी का हालत बहुत बुरा कर दिया है। वो अभी किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता, उसे मैंने इतना टॉर्चर किया है, उसका हालत मैंने इतना बुरा कर दिया है। ये देखो ना ओइंग, ये कहकर ओंग जी ने अपने पॉकेट से एक नेकलेस निकाला, हीरे का नेकलेस। कहने लग गया तुम्हें ये बहुत पसंद था ना? मुझे पता है मैंने शादी के कभी भी तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, पर ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हें ज़रूर बहुत पसंद आएगा। मैंने थोड़ा गलत किया है, तुम्हें तो पता है ना मेरा गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है, पर तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। तुमने हमेशा मेरा जान बचाया है। तुम मरते टाइम भी तुमने मेरा जान बचाने की कोशिश की, खुद के बारे में नहीं सोचा। और मैं एक इंसान नहीं, एक जानवर था जो तुम्हारे इस पवित्र प्यार को मैं समझ नहीं पाया।
कि तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा अच्छा फ़ील करते थे। तुम मुझे कितना ज़्यादा जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। मैं हमेशा मैं गलत था। मैंने तुम्हारे प्यार को देख कर भी अनदेखा कर दिया। मैंने उस प्यार के लिए मैं पागल हो रहा था जो प्यार मेरा था ही नहीं, और जो प्यार मेरा था उस प्यार को मैंने अनदेखा कर दिया। मैं एक इंसान नहीं, एक जानवर था। पर तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे से दूर भागकर चले जाओगे और मैं चुपचाप यहाँ पर बैठे रहूँगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं भी आऊँगा तुम्हारे साथ, और अगर तुम मेरी बात नहीं माने, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती फिर से मेरे साथ ले आऊँगा। तुम अगर मुझे गुस्सा होगे, ठीक है, रहने दो। मैं ज़बरदस्ती पकड़ के तुम्हें मेरे पास ले आऊँगा, पर तुम्हें मेरा होना ही होगा। ये कहकर ओंग जी वहीं पर बैठ गया। बारिश उसके ऊपर हो रहा है। उसने अपने पॉकेट से एक जहर का बोतल निकाला और फिर खुद उस पॉइज़न को वहीं पर पी गया और चुपचाप अपने आंखें बंद करके ओइंग की गिरिबियट के ऊपर सो गया। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर दिया। जोर से वहाँ पर बारिश हो रहा था और ओंग जी बार बार उनको ये बात कह रहा था, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें मनाने के लिए। अगर तुम नहीं माने तो ज़बरदस्ती तुम्हें पकड़ के फिर से मेरे पास ले आऊँगा, तुम्हें किडनैप करके ज़बरदस्ती तुमसे शादी करूँगा। ओंग जी ये बात कह रहा है और चुपचाप हंस रहा है। हम देखते हैं दूसरे दिन सुबह का सीन। वहाँ पर के आसपास के हर लोगों को पता चल गया कोई एक पर्सन वहाँ पर मरा हुआ है। लूसी जैसे ही वहाँ पर आया, उसने जो चीज़ सोचा था वही हुआ, क्योंकि यहाँ पर खड़ा हुआ है उसका भाई लैंसन। हर पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुख में था पर कोई कुछ कर नहीं सकता था। लैंसन ने खुद अपना जान ले लिया था। मैडम म्यू और जियांग फेमियन, उन दोनों को इस बात का रिग्रेट पूरी ज़िंदगी भर इसलिए रहेगा, उन्होंने एक प्यारी जान के साथ सबसे ज़्यादा गलत काम किया है। पर उन्होंने मरते टाइम पर भी अपने डायरी में यही चीज़ लिखा था, उसने इन सारे पर्सनों को माफ़ कर दिया। ये लोग उसके बहुत करीबी है और इसके करीबी लोगों ने अगर थोड़ा सा गलती भी कर दिया तो उस गलती के लिए कोई सज़ा इनको ना मिले। असल में यही था उन लोगों का सबसे बड़ा सज़ा कि उन्हें कोई सज़ा नहीं मिल रहा। तो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी यहीं पर ही स्टॉप होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। मैं कह ही नहीं सकता कि आपको अच्छा लगा है। मुझे खुद भी ना रिकॉर्डिंग करते टाइम बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था ऐसी स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप लोग चाहें तो इसका पार्ट में 2 ला सकता हूँ जिसमें इन दोनों का फिर से रिबर्थ हो, और अगर नहीं चाहे तो हमारी स्टोरी यहाँ पर इतना तक ही रहेगा। इसमें हमें यही सीखने को मिलता है कि जो चीज़ हमारे पास है हमें ना उस चीज़ को लेकर खुश रहना चाहिए। हमारे पास जो चीज़ रहते हैं ना, हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते। हम उन्हें सोचते हैं ये तो मेरे पास है, ये तो मुझे छोड़कर जा नहीं सकता। और जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू करते हैं, पर जो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी वैल्यूबल नहीं है, यही हम लोगों का सबसे बड़ा गलती है। तो मैं यही कहूँगा हम कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसके लिए हमें पूरी ज़िंदगी पछताना पड़े। और अगर हम लोगों ने वो गलती कर भी दिया है तो हमें सुधारना चाहिए, खुद को जितना हो सके सुधारना चाहिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो ही लाइक करना। मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कह सकता क्योंकि मुझे खुद भी दुख हो रहा है, पर मैं एक बात कह चुका हूँ ना, कभी कभी ना हम लोग कुछ ऐसी गलती कर भी देते हैं जिस गलती को ना हम चाह कर भी सुधार नहीं सकते। हमारे लैंसन ने भी शायद कुछ ऐसा ही गलती किया है जो चाह कर भी नहीं सुधार सकता। मेरी तबीयत पहले से सही है, मैं दूसरों की जितने भी स्टोरी है मैं जल्दी से ला दूँगा। तब तक के लिए सब लोग मेरे साथ बने रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते, नी हाओ, राम राम। मैं दुर्गेश्वर रायू आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बेल लवंशियन हिंदी में। ओके, गुड बाय।